हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मीने में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सुखसिद्ध। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। अब तक हमने अध्याय 4 पढ़ लिए हैं। आपने अगर इन चारों अध्यायों को नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आपको चारों अध्याय मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। पांचवा अध्याय है। अध्याय का नाम है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। यानी जब भारत आजाद होता है 1947 में, इससे पहले जो सरकार का स्वरूप था वो किस प्रकार था और किस प्रकार सरकार शासन कर रही, जो सरकार थी वो किस प्रकार गांवों में अलग अलग शासन कर रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बेसिक चीज को पढ़िए, इन चीजों को छोड़िए मत, यहां से समझिए कि यूनिट कहां से शुरू होता है, तो कौन से शब्द जो मेन है वहां से शुरू होता है। देखिए तो इस यूनिट में जागीरदार शब्द है, वहां से ये यूनिट शुरू होता है। तो अब देखिए जागीरदार शब्द कहां से आया। देखिए रविवार का दिन था। दिशा अपनी मां के साथ गांव के पनगढ़ पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनगढ़ के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने मां से प्रश्न किया, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। उस दिशा ने कहा अपनी मां से कि मां, ये लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। मां ने बताया, ये पर्यटक हैं और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो ये देखना है। कि चलो मान लिया ये पर्यटक हैं, लेकिन इस किले में ऐसा क्या है कि ये देखने आए। मां ने बताया, ये किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते थे। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन है और अब वे कहाँ रहते हैं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारियां होती थी। सारी जिम्मेदारी प्रशासक की होती थी। प्रशासक जो थे वो जागीरदार, यानी जो प्रशासन का काम सारा था वो जागीरदार करते थे। दिशा मां से कुछ और प्रश्न पूछती, लेकिन इसके बीच में अपना दिशा का घर आ जाता है और यहां से सवालों का सिलसिला टूट जाता है। लेकिन दिशा के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि जागीरदार कौन थे, कहां थे, ये किस प्रकार आगे चले थे। तो वो अगले दिन स्कूल जाती है। मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। अगले दिन स्कूल जाती है। स्कूल में अध्यापक से यह प्रश्न पूछ रही है कि जागीरदार कौन थे, अब कहां गए। अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूं। आजादी से पहले यहां से मुख्य पॉइंट शुरू होते हैं। आजादी से पूर्व, यानी पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। जैसा मान लो अभी राजस्थान है, लेकिन ये आजादी से पहला इस प्रकार का नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था। तो पहले रियासत थी, लगभग 19 रियासतें पहले थी। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का स्रोत केंद्र राजा होता था, यानी जो शक्ति का मुख्य केंद्र था वो राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। जो राजा होता था वो उसका हो गया राजशाही शासन। अब देखिए राजशाही शासन का स्वरूप किस प्रकार था। राजस्थान की विभिन्न रियासतें राज्यों में सिसोदिया, राठौड़, कच्छावा और चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे, किंतु शासन व्यवस्था लगभग समान थी। यानी ये राज्य अलग अलग थे जिनकी, लेकिन ये इनकी जो शासन की प्रक्रिया थी वो लगभग समान थी। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शीश, खंचाजी, परगना अधिकारी थे। यानी राजा तो थे, लेकिन राजा के साथ साथ में इनकी जो मंत्री परिषद की व्यवस्था थी, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पद दे रखा था और अलग अलग इनका कार्य दे रखा था। सबसे पहले बात, जैसे मान लो आज के वर्तमान में समय में देखें तो जैसे मान लो प्रधानमंत्री है, ये हमारे भारत को चलाते हैं और किसकी सहायता से, मंत्री परिषद की सहायता से। मंत्री परिषद की सहायता से मंत्रियों में अलग अलग सबका अलग अलग पद दे रखा है कि इनका कार्य ये है, इनका कार्य ये है। अब बात करते हैं राजा। राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का स्रोत केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। अब देखिए जैसे मान लो वर्तमान भारत का राजा बोले तो हम प्रधानमंत्री जी को राजा बोल सकते हैं। नरेंद्र दामोदर दास जी हमारे भारत के राजा हैं।
यानी मोदी जी। आगे बात करते हैं मंत्री। मंत्री राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते हैं, ध्यान रखना। जो देखिए, राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, यानी अलग अलग बहुत सारे मंत्री नियुक्त करते हैं, लेकिन जिसमें जो प्रमुख मंत्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं। प्रश्न आया हुआ है, ध्यान रखना। ये राजा समय समय इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। आगे बात करते हैं बख्शी की। बख्शी क्या होता है, ध्यान रखना। बख्शी का प्रश्न आया हुआ है सीटेट में, तो ध्यान रखना इस चीज को कि प्रश्न पूछा था कि इनमें से बख्शी होता था और चार बड़े बड़े ऑप्शन दे दे, तो ध्यान रखना। सेना का वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। यानी सेना को वेतन देना और सेना यानी सेना को संभालना, ऐसा समझ सकते हो आप। सेना को वेतन देना, सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खंसा जी। खंसा जी का मतलब आदमी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खंसा जी का है। यानी आमदनी और यानी खर्चों का हिसाब रखना, यानी हिसाब भी ऐसा रखना कि ज्यादा खर्च ना हो, तो उसको संतुलन बनाए रखना खंसा जी। यहां हम शॉर्टकट से ट्रिक से देखें तो यानी रिपिया में काटो, राजस्थानी भाषा में कहते हैं रिपिया में काटो, यानी रिपिया में लारे खंसी जे, रिपिया में लारे खंसी जे। तो ध्यान रखना, रिपिया में लारे खंसी यानी हिसाब को संतुलन, यानी कम खर्च करता है, यानी हिसाब का पूरा संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं परगना अधिकारी। राज्य परगना में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी परगना अधिकारी को दी। भाई परगना अधिकारी की काम यही था कि उसको शांति की व्यवस्था बनाए रखनी, जो शांति व्यवस्था उसको बनाए रखनी होती थी। ये थी परगना अधिकारी। आगे बात करते हैं ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई इकाई थी, यानी जो ग्राम था राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। अब आगे बात करते हैं जागीरदारी व्यवस्था। एक विकसित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद में बड़ा पुत्र बनता था, यानी रक्त संबंधित बात करें तो जैसे मान लो वंशीय काल, ऐसा बोल सकते हैं इसको। राजा राजा होता था, राजा का जो बड़ा पुत्र था, राजा की जैसी ही मृत्यु होती थी बड़ा पुत्र राजा की गद्दी पर बैठ जाता था। फिर उसका बड़ा पुत्र होता था, वो उसकी मृत्यु होने के बाद में राजा की गद्दी पर बैठ जाता था। ऐसे वंश के अनुसार चलता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। राजा के जो छोटे भाई होते थे उनको अलग अलग प्रांत दे दिया जाता था, यानी भूमि दे दी जाती थी। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। भाई बंधु को जो भूमि दी उसका जो स्वामी था वो जागीरदार कहलाता था। यानी मैं राजा हूं, तेरे को ये जागीरदार मैंने दे दी, तेरे को मैंने ये जागीरदार दे दी, अलग अलग जागीरदार दे दी जाती थी। अब आया समझ में कि जागीरदार शब्द का अर्थ क्या होता है। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा एवं उसका शासन संचालन करता था। बाद के समय में योग्यता के आधार पर भी जागीर प्रदान की जाने लगी। कक्षा में बच्चे रुचि ने रुचि से सॉरी कक्षा में बच्चे रुचि से सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि ये व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई और इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक ने कहा मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। अब देखिए इसका प्रारंभ जागीरदारी व्यवस्था का क्या होता है। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन गया, यानी ये जागीरदारी प्रथा यानी प्रारंभ कब से हुई कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए जो उनकी रियासतें कहलाई। अलग अलग रियासत थी। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। अलग अलग रियासत थी, रियासतों में इन्होंने जागीर व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। जागीरदार व्यवस्था का स्वरूप क्या था। राजस्थान में रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदार को
नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। यानी राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित होते थे। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इसके शासन जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारण कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। यानी यहां से कर व्यवस्था यानी टैक्स भी लेना शुरू कर दिया। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अब देखिए अंग्रेजी शासन क्या था। अंग्रेजों का शासन अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश और दूसरा रियासती। यानी ब्रिटिश अलग थे, ब्रिटिश के साथ साथ में जो रियासत थी वो अलग थी। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। यानी भारत केंद्र शासित प्रदेश और 11 प्रांत, सबसे पहले कितने प्रांत थे? 11 प्रांतों से बना हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। जब 1857 की क्रांति हुई उसमें ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो गया। ये जो कार्य था सीधा ब्रिटिश के तहत हो गया था। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज, यानी ब्रिटिश की बात करें, इंग्लैंड के ताज संसद के नियंत्रण में आ गया। अब देखिए ईस्ट इंडिया की समाप्ति यहां हो गई। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वाइसराय नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जिसको प्रथम वाइसराय नियुक्त किया गया। तो प्रश्न आएगा कि भारत का प्रथम वाइसराय नियुक्त किया गया लॉर्ड कैनिंग को। अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। इसके द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। ये सी श्रेणी का था। अब देखिए एक बनाएंगे वीडियो ए बी सी कौन कौन सी श्रेणी में आएंगे। अब इसे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग यानी जो अजमेर मेरठ था उसको गृह विभाग के रूप में लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। ये आ गया कानून संघ कार्यपालिका के द्वारा। देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 में चुनाव हुए। ध्यान रखना काफी बार, यानी काफी क्या बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में विधानसभा के आम यानी सीधा पूछा जाता है कि विधानसभा के आम चुनाव पहली बार कब शुरू हुए। तो ध्यान रखना 1952। ये भी पिछली जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी थी उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि विधानसभा के लिए आम चुनाव कब हुए। तो ये हुए 1952 में। टीजीटी और पीजीटी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पूछा गया है काफी बार। तो 1952 में आम चुनाव हुए, ध्यान रखना। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल। यानी जब 1952 में विधानसभा के चुनाव हुए तब हमने यानी जो मुख्यमंत्री बने उनको हमने टिक्का लगाया, उससे याद रखना टीकाराम पालीवाल। आगे देखते हैं मुख्य शब्दावली। ये इतना ही था चैप्टर। जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता है। मनसबदारी का अर्थ क्या होता है? मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली होती थी। निर्वाचन का अर्थ हुआ चुनाव। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आप ही कर सकते हो। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो मैंने अभी काफी डिटेल में बताया आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा
बख्शी राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री को हमने 1952 में टिक्का लगाया, टिक्काराम पालीवाल। क्लियर। अब देखिए इसको मिलाना है कि ग्राम, मनसबदारी, जागीर पट्टा क्या होती थी। ग्राम क्या होता था, मनसबदारी क्या होती थी, जागीर पट्टा क्या होता थी। ग्राम राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी, क्या, ग्राम। और मनसबदारी होती थी, जागीर पट्टा होता था। अब देखिए अभी कुछ समय पहले हमने ये देखा था, ये देखिए शब्दावली में मनसबदारी क्या होती थी, मुगल काल में प्रचलित एक शासन प्रणाली होती थी। अब देखिए इसको, ग्राम हो गया राज्य की सबसे छोटी इकाई, और मनसबदारी होगी मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, और जागीर पट्टा हो गया वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। इस प्रकार ये आज का चैप्टर था, अध्याय 5, आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप हमने पढ़ लिया। तो हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हमेशा एक चैप्टर के माध्यम से आपको एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान है वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक हम आपको पूरी क्लियर कराएंगे। तो देखिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। इसके साथ साथ में मनोविज्ञान, हिस्ट्री, पॉलिटिकल के भी वीडियो अपलोड होते हैं। उनमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि उसमें आसानी बच्चे से जो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उनके बारे में जो बच्चे इनको देखते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपके अगर लाइक का है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक किया करो, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो बढ़े। जो कॉन्फिडेंस होता है हमारा, लाइक और जो सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं उनसे जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत बढ़ता है। उसे हम नई नई चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।